नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7th साइंस क्लास में। तो बच्चों हम 13 लेसन पढ़ रहे थे, गति एवं समय। तो बच्चों कल हमने इस लेसन के अंदर गति के बारे में पढ़ा था, गति के प्रकारों के बारे में पढ़ा था और समय के बारे में भी कुछ अध्ययन किया था। आज बच्चों हम समय और चाल के मात्रकों के बारे में अध्ययन करेंगे, प्लस प्राचीन समय के अंदर समय को ज्ञात करने के लिए किन किन युक्तियों का उपयोग किया जाता था उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे और चाल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये भी हम आज अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। अब देखिए समय और चाल के मात्रक। बच्चों हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि समय का मात्रक जो होता है, मूल मात्रक यदि हम बात करें तो सेकंड है और इस सेकंड को हम एस के द्वारा दर्शाते हैं। सेकंड जब भी लिखते हैं तो एस लिखते हैं, है ना। और समय का जो बड़ा मात्रक होता है, समय के बहुत सारे मात्रक होते हैं बच्चों। एक तो है समय का मात्रक घंटा भी होता है, सबसे बड़ा मात्रक घंटा है, उसके बाद मिनट है और सबसे मूल मात्रक जो है वो क्या है, सेकंड है। समझ में आ गया, सबसे छोटा मात्रक क्या है, सेकंड है। तो हम ये पहले से ही जानते हैं कि ये मात्रक जो है किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है? चाल का मात्रक यदि हम बात करें तो चाल का मात्रक क्या है, दूरी बटा समय। देखो चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, तो दूरी को हम नापते हैं मीटर में और समय को नापते हैं सेकंड में, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। समझ में आया। तो समय का मात्रक सेकंड, मिनट और घंटा, जबकि चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब देखिए बच्चों, जैसे मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर घंटा, है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको हम अन्य मात्रकों में भी जो है वो व्यक्त कर सकते हैं, जैसे मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर घंटा। अब यहाँ पर हमने देखा कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में हमेशा लिखा जाता है। जब मात्रक को हम लिखते हैं तो एक वचन में लिखते हैं। कभी भी जैसे हमको लिखना है 50 किलोमीटर तो हम 50 किलोमीटर लिखेंगे, आगे एस नहीं लगाएंगे, किलोमीटर्स नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे हम। ठीक है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम मात्रक लिखते हैं तो एक वचन के अंदर हमें उन्हें लिखना है। और एक एग्जाम्पल दिया है, देखो जैसे हमको 8 सेंटीमीटर लिखना है तो 8 सेंटीमीटर हम ऐसे लिखेंगे, न कि 8 सेंटीमीटर्स, है ना, एस नहीं लगाना पीछे। जब भी मात्रक लिखेंगे तो हम सिर्फ किलोमीटर लिखेंगे या फिर सेंटीमीटर लिखेंगे। समझ में आ गया, एस हमें इसके पीछे नहीं लगाना होता है। अब देखिए बच्चों, आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का हम उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल, भाई हम जैसे हमको आवश्यकता होगी वैसे ही हम समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग करेंगे। जैसे कि हमको आयु के दिनों को ज्ञात करना है तो आयु के दिनों को हम घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा हम वर्षों में व्यक्त करेंगे। भाई आयु को कभी घंटों में व्यक्त करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा हमारे लिए, तो हम आयु को ज्ञात करने के लिए हम वर्षों के अंदर व्यक्त करेंगे, हमारे लिए वो ज़्यादा ईजी रहेगा, है ना। इसी प्रकार से घर से विद्यालय की दूरी तय करने के लिए हम यदि वर्षों में थोड़ी व्यक्त करेंगे, है ना, तो उसको हम किलोमीटर में व्यक्त करेंगे या मीटर में व्यक्त करेंगे, है ना। अब जैसे बच्चों यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि 1 सेकेंड समय अंतराल को नापने के लिए क्या इजी हमारे लिए एक टास्क है छोटा सा। जैसे कि यदि हम जोर से 2001 बोले तो 2001 को बोलने में हमें 1 सेकंड का समय लगता है, और 2001 से लेकर के और 2010 तक यदि जोर जोर से गिनकर बोले तो हम कह सकते हैं कि ये एक सामान्य युवा जो होता है, स्वस्थ युवा जो होता है, इसकी विराम स्थिति में जो नाड़ी का 1 मिनट में 72 बार जो है वो तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि यदि हम 2001 से लेकर 2010 तक गिनेंगे तो 10 सेकेंड होंगे, है ना। ठीक उसी प्रकार से एक सामान्य जो स्वस्थ युवा होता है, एक स्वस्थ युवा की विराम स्थिति में जो नाड़ी का स्पंदन होता है वो 1 मिनट में 72 बार होता है। ठीक है। और 10 सेकेंड के अंदर लगभग 12 बार वो जो है स्पंदन करती है नाड़ी। ठीक है। लेकिन बच्चों के अंदर यदि हम देखें तो बच्चों की जो नाड़ी स्पंदन होता है वो कुछ ज़्यादा होता है ना। एक स्वस्थ युवा का तो 1 मिनट के अंदर 72 बार ही जो है नाड़ी स्पंदन होता है और 10 सेकंड में 12 बार स्पंदन होता है, लेकिन बच्चों के अंदर इसकी दर कुछ ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है। अब जब
प्राचीन समय की बात करें कि जब लोलक वाली घड़ियाँ प्रचलित नहीं थी, तब संसार के विभिन्न भागों के अंदर समय नापने के लिए बहुत सारी युक्तियों का उपयोग किया जाता था, जैसे कि धूप घड़ी है, जल घड़ी है, रेत घड़ी है ना। इस प्रकार की युक्तियों का जो है वो उपयोग में लिया जाता था। इनकी सहायता से समय को नापा जा सकता था या समय का अनुमान लगाया जाता था, है ना। अब देखिए बच्चों, ये हमारी नई दिल्ली के अंदर जो है धूप घड़ी बनाई गई है। देखिए जंतर मंतर के अंदर आपको दिखाई दे रही है। प्राचीन समय में इस धूप घड़ी का जो है वो उपयोग किया जाता था। अब इसके अंदर जहाँ तक धूप आती थी, जैसे यहाँ पर धूप आती थी तो कहते थे 10 बज गई है, फिर यहाँ ऊपर आती तो इस घड़ी ये जो जंतर मंतर के ये जो धूप घड़ी बनाई है, ये जो शेप बनाया है दीवार का, इससे अनुमान लगाया जाता था कि अब समय क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये प्राचीन युक्तियाँ हैं जिनकी सहायता से मालूम किया जाता था, समय के बारे में अनुमान लगाया जाता था। और इसी प्रकार का व्रत सम्राट यंत्र जो है हमारे जयपुर के अंदर बनाया है, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर है हमारी, वहाँ पर जो है ऐसी ही धूप घड़ी बनी हुई है। और वहाँ पर 2 सेकंड तक का छोटे से छोटे समय को भी शुद्धता से जो है वो नापा जा सकता है उस घड़ी से। और ये हमारे 1935 के अंदर जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह के द्वारा बनवाई गई थी। वो सेम इसी तरह की है, जयपुर के अंदर भी है जंतर मंतर में, है ना, धूप घड़ी। और इसके साथ ही देखो रेत घड़ी, ये रही रेत घड़ी आपको दिखाई दे रही है। इसके अंदर इस प्रकार का ये यंत्र होता है, इसके अंदर मिट्टी भरी होती है और ये मिट्टी नीचे की ओर आती है। जब पूरी मिट्टी आती रहती है, जितना खाली होता रहता है उसके अनुसार जो है वो अनुमान लगाया जाता है समय का, कि इतने सेकंड के अंदर, इतने मिनट के अंदर, छोटे से छोटे समय को भी इसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता था। प्राचीन समय में इन युक्तियों का उपयोग करते थे। और ये जल घड़ी थी, जल घड़ी के द्वारा धूप के द्वारा पानी कितना गर्म होता था उसके आधार पर जो है पता लगाया जाता था कि अभी जो है वो कितना समय हो रहा है ना। तो इस प्रकार से समय को ज्ञात करने के लिए प्राचीन समय के अंदर बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। अब देखो बच्चों, चाल को मापना हम सीख रहे हैं। तो देखो समय और दूरियां हम कैसे मापें। तो जब समय और दूरियां तो मापना हमने सीख लिया, तो ये सीखने के बाद ही हम किसी वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि चाल का सूत्र कल हमने देखा था, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो जब दूरियां हमारे पास आ जाएगी और समय आ जाएगा, कितनी दूरियां हमने कितने समय के अंदर ज्ञात की है, ये दोनों चीज़ें जब आ जाएगी तो हम वस्तु की चाल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पहली क्या कह रही है, पहली ये जानने के लिए उत्सुक है कि जब लोलक वाली घड़ियाँ नहीं थी तब समय कैसे नापा जाता था। तो समय को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, हमने देखा अभी प्राचीन काल के अंदर विभिन्न प्रकार की युक्तियों का उपयोग किया जाता था, है ना। और तो पहली के प्रश्न का उत्तर यही है कि जब लोलक वाली घड़ियाँ नहीं थी तो उस समय हम समय को नापने के लिए धूप घड़ी है, जल घड़ी है, रेत घड़ी है, इनका उपयोग करते थे। अब देखिए बच्चों, हम एक प्रयोग के द्वारा फर्श के अनुदिश गतिमान किसी गेंद की चाल ज्ञात करेंगे। तो इस चाल को ज्ञात करने के लिए हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम प्रयोग की ओर। अब देखिए बच्चों, हमने एक प्रयोग करने जा रहे हैं कि हमने क्या किया है कि एक चौक से एक सीधी रेखा खींची है, एक सीधी सरल रेखा खींच दी हमने चौक से। अब हमने एक बच्चे को कहा कि इस रेखा से 2 मीटर की दूरी पर, 1 या 2 मीटर की दूरी पर उसको बैठने के लिए कहा। उसके हाथ में एक बॉल दी और हमने कहा इस बॉल को उसे धीरे से लुढ़काना है। जब इसने धीरे से इस बॉल को लुढ़काया तो हमने देखा कि बॉल जो थी वो फर्श पे गति करने लगी। और जब ये गति करने लगी तो सबसे पहले जब यहाँ से शुरू किया तो हमने देखा कि जैसे ही ये बॉल इस रेखा को पार करने लगी वो हमने समय नोट कर लिया। और बॉल की यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी हमने ज्ञात कर ली। और फिर हमने ये बॉल जब इस रेखा को पार करके पीछे की ओर गई, आगे की ओर बढ़ी, तो जब ये बॉल विराम अवस्था में आई तो विराम अवस्था में आने पर भी हमने इसका समय ज्ञात कर लिया और वहाँ से इसकी दूरी ज्ञात कर ली। तो इस प्रकार जब हमने दोनों स्थितियों के अंदर समय भी ज्ञात कर लिया और फिर हमने दूरियां भी ज्ञात कर ली, तो जब हमारे पास समय भी आ गया और दूरी भी आ गई, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और प्लस समय दोनों ही हमारे पास आ गए, तो फिर हम चाल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी बटा उसमें लिया गया समय। ठीक है, तो अलग अलग समूह के द्वारा यानी अलग अलग बच्चों के द्वारा इस प्रयोग को हम बार बार करवाएंगे और करवा करके अलग अलग दूरियां और अलग अलग समय निकाल लेंगे और फिर हम इस प्रकार से उसको चाल का सूत्र लगाएंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी के अंदर समय का भाग लगाएंगे तो चाल हमें मालूम चल जाएगी।
है ना। तो इस सारणी के अंदर हम ऊपर दी गई सारणी के अंदर इसको भरेंगे, ठीक है, इसको करके। ये देखिए विभिन्न बच्चों के द्वारा यहाँ पर समूह के नाम लिख लेंगे बच्चों के। अब गेंद के द्वारा चली गई दूरी यहाँ पर लिख लेंगे, मीटर के अंदर कितनी मीटर है ना, कितने मीटर की दूरी से वो चल रही है गेंद, और उसमें लिया गया समय हम लिख लेंगे, है ना। और फिर हम इससे चाल निकाल लेंगे, तय की गई दूरी बटा समय और उसका भाग लगा करके जो भी आएगा आंसर वो हमारी चाल होगी। तो इस प्रकार से हम चाल निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, एक लोलक का आवर्तकाल हमेशा निश्चित होता है। इसको सिद्ध किया था एक वैज्ञानिक थे हमारे सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक, जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। इन्होंने 1564 से 1642 ईस्वी के बीच में कार्य किया था, इस पर आवर्तकाल पर, लोलक पर कार्य किया था। इन्होंने एक बार क्या हुआ कि ये गैलीलियो जो थे गिरजाघर में बैठे थे, और वहाँ पर जब ये बैठे थे तो उन्होंने देखा कि एक छत से जंजीर के द्वारा लटका हुआ एक लैंप जो था वो एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। और फिर उन्होंने देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने लैंप के एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगा उसको भी इन्होंने नोट किया, है ना। तो जब इन्होंने इसको भी नोट अंतराल में इन्होंने देखा कि उनकी नर्व्स के स्पंदन की संख्या जो है हर बार समान थी। उनके पास घड़ी तो उस समय थी नहीं, तो उन्होंने अपनी नर्व से इसको नापा, है ना। तो उन्होंने देखा कि एक दोलन करने में जितना समय ले रहा है उतना ही वो वापस दूसरा दोलन करने में भी ले रहा है, उतना ही तीसरा दोलन करने में भी ले रहा है ना। तो गैलीलियो ने अपने परीक्षण से ये सत्यापित करने का प्रयास किया कि विभिन्न लोलकों के साथ उन्होंने प्रयोग भी किया फिर जाकर के, और उन्होंने ये पाया कि जो एक निश्चित लंबाई का यदि लोलक है तो वो हमेशा एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। एक निश्चित लंबाई का लोलक हमेशा एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। और फिर उन्होंने अपने परीक्षण से ये सिद्ध कर दिया कि घड़ियों का विकास जो था, इससे ही फिर घड़ियों का विकास हुआ, और इससे ही कमानी युक्त घड़ियाँ बनी, कलाई की घड़ियाँ बनी, है ना, और लोलक युक्त घड़ियाँ जो है वो बनी, उनका विकास हुआ। तो हम कह सकते हैं कि गैलीलियो गैलीली जो थे, इन्होंने ही सबसे पहले जो है विभिन्न प्रकार की जो है कमानी युक्त घड़ियाँ हैं, कलाई घड़ियाँ हैं, लोलक युक्त घड़ियाँ हैं, इनके निर्माण में जो है काफ़ी योगदान दिया, और सबसे पहले खोज इन्होंने ही की, है ना। देखिए बच्चों, सामान्यतः उपलब्ध घड़ियों से मापा जाने वाला जो समय होता है वो सबसे कम समय अंतराल 1 सेकंड होता है। हम कह सकते हैं कि समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड है। अब ऐसी विशिष्ट घड़ियाँ उपलब्ध है जो कि 1 सेकंड से भी छोटे समय अंतराल को नाप सकती है, जैसे कि 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग को, जिसे हम कहते हैं माइक्रो सेकंड, है ना। और 1 सेकंड के 1 अरबवें भाग को हम क्या कहते हैं, नैनो सेकंड। क्या कहते हैं, नैनो सेकंड कहते हैं, है ना। तो इतने छोटे समय अंतरालों को जो घड़ियाँ नापती है उनका उपयोग जो है वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए करते हैं। वैज्ञानिक जो है विभिन्न अनुसंधान करने के लिए इन्हीं घड़ियों का उपयोग करते हैं। और खेलों में जिन समय को मापने की युक्तियों का उपयोग किया जाता है वे सेकंड के 10 लाखवें और 100वें भाग तक के समय अंतराल को नाप सकती है। और इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समय को शताब्दियों में नापा जाता है या सहस्त्र शताब्दियों में व्यक्त किया जाता है। तारों और ग्रहों की आयु को प्राय अरब में व्यक्त किया जाता है ना। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि समय की इकाइयों को अलग अलग जो है वो युक्तियों में यूज़ किया जाता है ना। खेलों के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, जैसे अब देखो इसके अंदर प्रश्न बनते हैं छोटे छोटे कि समय की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेकंड है ना। 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग को क्या कहते हैं, माइक्रो सेकंड। 1 लाख के 1 सेकंड के 1 अरबवें भाग को क्या कहते हैं, तो नैनो सेकंड्स कहते हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार से और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे ऐतिहासिक घटनाओं के समय को नापने के लिए जो है को किस में नापा जाता है, तो शताब्दियों में, सहस्त्र शताब्दियों में व्यक्त किया जाता है। तारों और ग्रहों की आयु को किस में नापा जाता है, अरबों वर्ष में नापा जाता है ना। तो इसी प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। अब देखिए बच्चों, कुछ जंतुओं के द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली तीव्रतम चाल क्या है। चाल ज्ञात करने के लिए देखो वस्तु का नाम यहाँ पर दे रखा है, जैसे बाज के द्वारा, चीता के द्वारा, ब्लू फिश के द्वारा, है ना, ब्लू व्हेल है, खरगोश है, गिलहरी है, घरेलू चूहा, मानव, भीमकाय, कछुआ, घोंघा। इन सभी के चाल जो है कितनी है,
किलोमीटर पर घंटा में कितनी है और मीटर पर सेकंड में हम इसको निकालेंगे। तो आप स्वयं निकालेंगे घर पे। देखो कैसे निकालनी है मैं बता रही हूँ आपको। देखो बात जो है वो 320 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलता है ना, यानी कि 1 घंटे के अंदर वो 320 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो यदि मीटर पर सेकंड में इसकी चाल निकालेंगे तो 320 किलोमीटर पर घंटा, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 320 इंटू 1000 बटा पर घंटा। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60। ठीक है, अब इसको हम गुणा भाग कर लेंगे तो हमारी चाल मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से चीता जो है 112 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलता है, यानी कि 1 घंटे के अंदर 112 किलोमीटर तय करता है की दूरी तय करता है ना। तो इसकी चाल को भी निकाल लेंगे मीटर पर सेकंड में। कैसे निकालोगे? 112 इंटू 1000 बटा 60 इंटू 60। ठीक है, इसी प्रकार से ब्लू फिश की निकालोगे तो ब्लू व्हेल जो होती है ये इसकी जो है चाल क्या है 40 से 46 किलोमीटर पर घंटा, यानी 1 घंटे के अंदर ये 40 से 46 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना 1 घंटे में। तो अब इसको मीटर पर सेकंड में निकालो। कैसे निकालोगे? तो पहले 40 से 46, पहले 40 निकालो फिर 46 निकालो, तो 40 इंटू 1000 बटा 60 इंटू 60, फिर 46 से निकाल के देख लो 46 इंटू 1000 बटा 60 इंटू 60। ठीक है, इसी प्रकार से खरगोश के निकालोगे 56 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि 1 घंटे के अंदर 56 किलोमीटर खरगोश दौड़ सकता है। तो इसको निकालो मीटर पर सेकंड में 56 इंटू 1000 बटा 60 इंटू 60। इस तरीके से हम सभी जंतुओं के द्वारा तय की गई जो दूरी है उसको किलोमीटर पर घंटे में तो दे रखी है, लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में हम स्वयं निकालेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो आप निकालने का प्रयास करेंगे सभी। अब देखो बच्चों, यदि हमको दूरी निकालनी है, जैसे हमको चाल निकालना है तो चाल बराबर दूरी बटा समय, और यदि हमको इसमें से ही दूरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे? दूरी बराबर चाल इंटू समय। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है चाल के सूत्र को ही मैनेज करके हम इससे दूरी भी निकाल सकते हैं और समय भी निकाल सकते हैं। यदि समय निकालना है तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही सूत्र से सारे सूत्र बनते हैं, तो हम इससे दूरी भी निकाल सकते हैं, समय भी निकाल सकते हैं और चाल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बूझो क्या कह रहा है। बूझो ये जानना चाहता है कि क्या कोई ऐसी युक्ति है जो कि चाल को नापती है। बिल्कुल, चाल मापने के लिए हम चाल मापी यंत्र का उपयोग करते हैं जिसे कहते हैं स्पीडोमीटर। क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। आपने स्कूटर और मोटरसाइकिलों पर एक मीटर लगा हुआ देखा होगा, देखा है आपने? आपकी स्कूटर है या मोटरसाइकिल है, उसके अंदर एक गोल गोल कांच लगा हुआ होता है जिसके अंदर जो है कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, इसके अंदर एरो होता है, इसके ऊपर लिखा होता है किलोमीटर, है ना। तो इस प्रकार कार, बस तथा अन्य वाहनों में भी डैशबोर्डों पर मीटर लगे हुए होते हैं, और किसी भी कार का डैशबोर्ड यहाँ पर चित्र के अंदर अभी आपको दिखाएंगे, दर्शाया गया है डैशबोर्ड, तथा इनमें से किसी 1 मीटर के कोने पर 1 किलोमीटर पर घंटा लिखा होता है। इसे ही चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। देखो अभी आपको दिखाते हैं चित्र में, ये देखो ये हमारा स्पीडोमीटर है। ठीक है, इसके ऊपर देखो किलोमीटर पर घंटा लिखा हुआ है ना। किलोमीटर पर आवर में चाल ज्ञात की जाती है, और इसके अंदर एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को भी नापता है। इसको हम कहते हैं पथ मापी या ओडोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दर्शाया गया है? स्पीडोमीटर। ठीक है, स्पीड ज्ञात करने के लिए स्पीडोमीटर, जिसे चाल मापी भी कहते हैं हिंदी में। हमने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया। आज हमारी क्लास यही कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।